वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। चलिए आज देखते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ है आज। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, सात 7 तारीख को आज जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, उसका टोटल क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर से कहाँ कहाँ से पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या चीज होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी। तो देखिए, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है। अगला आगे शिफ्ट में ये सब पूछ सकता है। और इसमें टोटल कितना 170 देश है। इसका उद्देश्य जो है सतत विकास लक्ष्यों को, यानी कि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है प्राप्त करने में मदद करना। हर साल प्रसिद्ध मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग होने वाले सीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क। यह जो है डिजिटल, सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह जो है डिजिटल ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट है। यह क्या है? एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है जिसका उपयोग ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता जो है, एक सीडी का क्षमता 700 एमबी तक स्टोर कर सकता है। इसका जो खोज है, यानी कि 1992 में सोनी और फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया था। इनका 3 प्रकार है, एगो सीडी रोम है, एगो सीडी आर है, एगो सीडी आर डब्ल्यू है। सीडी रोम मतलब होता है कि इसमें एक बार प्रोग्राम करके उसके बाद अगर अपलोड कर दिया जाता है तो इसको आप इरेज नहीं कर सकते उसका प्रोग्राम। इसमें ये व्हाइट रहता है, यानी ब्लैंक रहता है। इसमें आप कोई भी चीज जो है सीडीआर में कोई भी चीज फिर स्टोर कर सकते हैं, बस। उसके बाद सीडी रोम में होता है कि इसमें अगर कोई प्रोग्राम किए हैं तो फिर इसको मतलब इरेज करके उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणित क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2025 थी किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपका मासाकी काशिबारा। किसको सम्मानित किया गया? मासाकी काशिबारा को सम्मानित किया गया। ये बीजगणितीय विश्लेषक हैं और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौखिक योगदान के लिए 2025 में एबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत का विकास और क्रिस्टल बेस की खोज की है, जिसे जटिल गणितीय गणक को सरल बनाने में मदद मिली। यानी कि उनको एबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो सिद्धांत के विकास और, यानी क्रिस्टल बेस, जो मतलब डी मॉड्यूल के सिद्धांत विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए उन्हें एबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश एबेल पुरस्कार मतलब उसी में एबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो नॉर्वे देता है एबेल पुरस्कार। नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड टेलर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के गणितज्ञ कौन है? ये है श्रीनिवास आर एस बारधन, जो 2007 में जीते थे। भारतीय मंदिर वास्तुकला में विमान शब्द किस प्रकार के मंदिर शैली में किया जाता है? तो विमान शब्द जो है द्रविड़ शैली में किया जाता है। यानी कि भारत के दक्षिण भारत में द्रविड़ के मुख्य गर्भगृह के ऊपर बनी एक पिरामिड नुमा बहुमंजिला संरचना को विमान कहा जाता है। जैसे ये आपका देखे होंगे कि मतलब इस टाइप का आपका, ये शायद इस टाइप का कुछ मतलब बना हुआ रहता है, पिरामिड नुमा, जिसे विमान कहा जाता है। इसके विपरीत उत्तर भारत में कौन सा शैली का विकास है? तो नागर शैली का। और दक्षिण भारत में किसका विकास है? तो द्रविड़ शैली का। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली। उनके शिखर उन्हें जो है जो पिरामिड नुमा रहता है उनको शिखर बोला जाता है। द्रविड़ में मंदिरों में विमानन प्रायः चौकोर आधार पर उनके छोटा होता है और कई मंजिलों जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे सीढ़ी नुमा टाइप का दिखाई पड़ता है। द्रविड़ शैली में मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो ये गोपुरम कहा जाता है, जो चोल
चोल के समय जो है ये गोपुरम, मतलब चोल साम्राज्य के समय गोपुरम डेवलप हुआ था। वास्तुकला की बेसर शैली किन दो शैलियों का मिश्रित है? तो वास्तुकला बेसर शैली जो है, बेसर शैली ये द्रविड़ शैली है, और आपका द्रविड़ शैली और नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो है मिश्रण है बेसर शैली। और बेसर शैली जो है ये आपका उड़ीसा और आपका ये उड़ीसा के आसपास जो मंदिर है उसके मतलब वहां पे मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर जो है द्रविड़ शैली का उदाहरण नहीं है? तो आपका देखिए सिद्धेश्वर मंदिर, जो कि ये महाराष्ट्र के उड़ीसा में कई आमतौर पर नागर शैली या स्थानीय, यानी कि आपका सिद्धेश्वर मंदिर। अब ये बोले कि मतलब उड़ीसा के आसपास जो एरिया है उसमें नागर शैली का डेवलपमेंट हुआ है। और नागर शैली क्या है? बेसर शैली और द्रविड़ शैली का बेसर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। द्रविड़ शैली मंदिरों का मुख्य पहचान उनकी पिरामिड नुमा बहुमंजिला जो है, जैसे बहुमंजिला संरचना, विमानन जो, उसके बाद विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम, चार दीवारी अंदर बनने जलाशय होते हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैलों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कौन सा? यानी बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। अगला है क्वेश्चन उसी में कि मंदिर वास्तुकला का द्रविड़ शैली का प्रारंभिक विकास का श्रेय किस थी वंश को जाता है? तो ये पल्लव वंश को है। मंदिर का जो द्रविड़ शैली का प्रारंभिक विकास का जो है पल्लव वंश को जाता है। नागर और द्रविड़ शैली के बीच पर क्या है, मौलिक अंतर क्या है? तो ये है आपका द्रविड़ विमानन, और उसके बाद पिरामिड नुमा जो होता है वो। बेसर शैली जो है नागर शैली और द्रविड़ का जो मिश्रण है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिश्रण है बेसर शैली, उसका बोला मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? तो ये आपका है आपका दक्कन क्षेत्र और चालुक्य होयसल शासकों के अधीन जो था, यानी कि वही आपका मान लीजिए कर्नाटक का एरिया जो है, कर्नाटक के ऊपर जो और मतलब महाराष्ट्र थोड़ा सा ले लीजिएगा और मध्य प्रदेश और उसे होते हुए आपका छत्तीसगढ़ से उड़ीसा का जो बीच वाला एरिया है उसमें जो है डेवलप हुआ था। गंगैकोंड गंगैकोंड की उपाधि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने धारण की थी? तो ये राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेट चोल का धारण किया था। मतलब राजेंद्र चोल प्रथम ये 1414 से 1444 तक वो शासन किए थे। वो अपने सैन्य अभियानों के दौरान उत्तर भारत में राजाओं को, विशेषकर बंगाल के जब पाल शासक महिपाल पर जब आक्रमण किए थे, और महिपाल से जो है मतलब उसमें महिपाल पे आक्रमण करने का मेन रीजन था कि उनको जो है राजेंद्र चोल को जो गंगा का पानी की आवश्यकता था, मतलब उनको था बनाना था गंगा तालाब टाइप का, तो उसके लिए तो इससे परमिशन मांगा था। तो ये शायद मना किए होंगे, तो बस उसी के कारण इस पर आक्रमण किया और पूरा गंगा जीत लिया और इनका शासन भी खत्म हो गया था। महान विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। उसके बाद गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की राजधानी बसाया। उन्होंने गंगम नामक एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण भी करवाया था। देखिए वही चोल गंगा नामक एक विशाल कृत्रिम झील बनवाया था। 1818 में बंगाल में फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फराइजी आंदोलन का शुरुआत जो है सैयद अहमद बरलेवी ने किए थे। हाजीद हाजीद सयातुल्लाह इस आंदोलन की शुरुआत हाजी सरियातुल्लाह ने किया था फराइजी आंदोलन 1818 में इसका थी। इस आंदोलन की शुरुआत जो है पूर्वी बंगाल में की गई थी। फराइजी शब्द का होता है फर्ज से आया जिसका अर्थ है ईश्वर द्वारा अनिवार्य किए गए कर्तव्य। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम में फैली कुरीतियों को दूर करना और सामाजिक समानता लाना। बाद में उनके छोटे बेटे दद्दू मियां के नेतृत्व में यह आंदोलन क्रांतिकारी बन गया और उसमें जमींदार ब्रिटिश नील बगान मालिकों के खिलाफ किसानों को संगठित किया। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीता रास के लेखक कौन है? तो गीता रास के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, जिसका संक्षिप्त नाम जो है गीता रहस्य है, इसकी रचना जो है 1911 में जब मांडले जेल में थे तो उस समय किया गया था।
इस पुस्तक में जो है गीता की व्याख्या और कर्मयोग के सिद्धांत पर है। उनका मानना था कि केवल गीता मोक्ष के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा और अन्य के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गंभीर चोट जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था लाला लाजपत राय। और उसी समय लाला लाजपत राय ने बोले थे कि मतलब अंग्रेज का हर एक लाठी जो है एक का थी मतलब ताबूत का कील का मतलब काम कर रहा है। मतलब उनका बोलने का मार्ग का थी था कि जैसे जैसे वो मतलब लाला लाजपत राय थी मतलब लाठी मार रहे थे तो बोल रहे थे कि मतलब अपना बोरिया बिस्तर बांधने का यहाँ पे अथी चल रहा है। तो 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हुए प्रदर्शन किया गया था। तत्कालिक पुलिस जो है अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया जिसे लाला जी के सीने पर गंभीर चोटें आई। घायल होने के कुछ दिन बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। मरने के पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या है? रजिया सुल्तान का शासनकाल जो है 1236 से 40 रहा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने अपने बेटों को अयोग्य मानकर रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। उन्होंने लगभग 4 साल तक शासन किया। उनका पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह कुब्बा और कुल्हा मतलब टोपी कोट और टोपी पहनकर जो है दरबार में बैठती थी। 1240 में कैथल के पास उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक प्रमुख उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है आपका साल, चंदन, शीशम, महुआ, उसके आंवला, बेंत, कुसुम, बांस पेड़ व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो क्या साल, चंदन, शीशम, आंवला, बांस यानी कि सागौन, ये क्या हो जाएगा आपका? सागौन हो जाएगा। सागौन हो जाएगा आपका। वृक्ष सागौन, साल, चंदन, शीशम, महुआ, तेंदू जो है पलाश, बेंत इत्यादि जो है वो अति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। कौन सा? सागौन, साल, चंदन, शीशम, महुआ, तेंदुआ, पलाश, बेंत। विशेषतः ये वृक्ष पानी की कमी के कारण जो है शुष्क ऋतु आमतौर पर 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भारत में ये वन 770 से 200 वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसे मध्य अति ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा में। यह 2 प्रकार के होते हैं, अर्ध पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। अर्ध पर्णपाती में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और शुष्क पर्णपाती में जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वृक्ष पानी की कमी के कारण शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती है। जैसे कि अभी से मतलब अभी से कुछ दिन पहले मार्च अप्रैल में पूरा पतझड़ हो गया था। भारत में ये वन जो है 70 से 200 वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। भारत में संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? ये गैर नियोजित जो है मतलब अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है कि राज्य का मतलब जिस अनुसार से उसको लाभ रहेगा उस अनुसार से अपना मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है लागू करेगा। अन्यथा अगर राज्य को लगेगा कि हाँ मेरे पास उतना धन नहीं है कि हम किसी भी को लागू कर सके, जैसे अभी केरल जो है किया था मतलब एजुकेशन फ्री कर दिया है। तो उसके बाद अगर मान लिया जाए बिहार अगर बोले कि हम पूरा 12 तक या तो ग्रेजुएशन तक हम एजुकेशन फ्री कर देंगे, लेकिन उसके पास बिहार सरकार को फंड ही नहीं है तो क्या करेगा कि मतलब का ये जो राज्य का नीति निर्देशक था तो जो वो लागू नहीं करेगा क्योंकि उसके पास फंड ही नहीं है। तो आप जो है इसके लिए जो है आप अदालत
सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकार का, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निरपेक्ष तत्वों का अगर कुछ होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में इसे इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नीति निरपेक्ष तत्व डीपीएसपी जो है अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। हालांकि ये देश के शासन में मूलभूत कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इनके विपरीत मौलिक अधिकार न्यायोचित होती है। न्यायोचित हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता में सड़क के जाल और शहरी नियोजन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये आयताकार ग्रिड पैटर्न, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर जो है इसे मतलब आयताकार ग्रिड पर बना होता है। जैसे ये रास्ता हो गया, फिर यहाँ पे आयताकार टाइप का, फिर यहाँ पे मतलब, और उसके बाद जो है ये इसका जो गेट है, गेट अगर ये मेन रोड है, ये अगर मेन रोड है तो इसका मेन रोड तरफ नहीं, इसके पीछे की ओर गेट खुलता था। हड़प्पा सभ्यता की शहर जो एक ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। यहाँ की मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, जो एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। इनकी व्यवस्था के कारण शहर जो आयताकार ब्लॉक में विभाजित हो जाता था। उस समय विश्व के सबसे व्यवस्थित शहरी योजना थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे पत्र, रिपोर्ट, रिज्यूमे बनाने में संपादन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है MS वर्ड। क्या होता है MS वर्ड? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, अर्थात दोहरी नागरिकता निषेध? ये आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 9 में प्रावधान किया गया है कि आप अगर कोई विदेश का नागरिकता ले लेते हैं तो आपको यहाँ का भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि भारत का एकल नागरिकता सिद्धांत का पालन करता है। अनुच्छेद 9 जो है यही, यदि कोई भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता की स्वीकार कर लेता है तो उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भारत सरकार इनके विकल्प के रूप में ओवरसीज सिटीज ऑफ इंडिया OCI कार्ड की सुविधा दी है, लेकिन पूर्णतः दोहरी नागरिकता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होने से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी संबंधित है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले भारत के भीतर स्थित अधीनस्थ या उच्च न्यायालयों को बाध्यकारी रूप से लागू, जिसे क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई मतलब कोई कानून अगर कुछ पर अपना वक्तव्य दिया है, तो अगर कोई फैसला सुनाया तो उसके भी आप जो है उच्च न्यायालय या तो अधीनस्थ न्यायालय वो भी मतलब फैसला सुना सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालयों को आदेश के प्रवर्तन से संबंधित या सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए या आवश्यक हो कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। जैसे अगर कोई किसी अभिलेख न्यायालय में कोई केस लंबित है और उस पर त्वरित सुनवाई करना मतलब समझता है सर्वोच्च न्यायालय, तो उसको अपने पास मंगवा सकता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राष्ट्रपति का नहीं है? तो राष्ट्रपति का काम क्षमादान करना, ये आपातकाल घोषित करना, ये और उसके बाद संसद के दोनों सदनों का संबोधन ये करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा की अध्यक्षता करना, ये लोकसभा के दोनों सदनों का, ये राज्यसभा का अध्यक्ष जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा का अध्यक्षता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अन्य कार्य जैसे क्षमादान, 72, आपातकाल
352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात मतलब लगा सकता है। संसद का विशेष संबोधन अनुच्छेद 87 और संवैधानिक शक्तियों का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल समिट ऑफ वुमेन का आयोजन किस शहर में होना निर्धारित है? तो ये आपका शिखर सम्मेलन बर्लिन के जर्मनी में आधारित है। शिखर सम्मेलन 3 से 5 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया है। ये बर्लिन में है। देखिए, हमेशा जितना भी करंट अफेयर आया है सब 2025 का है, सब 2025 का करंट अफेयर पूछा है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 2025 का जितना भी करंट अफेयर हो मतलब देख लीजिए। उद्देश्य है कि यह 35 वर्षीय शिखर सम्मेलन, जो कि दुनिया भर में महिला नेताओं, सरकारी प्रतिनिधियों, सीईओ और उद्यमियों को एक साथ लाता है। निम्नलिखित में कौन सा चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल। देखिए क्वेश्चन इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम जब SSCGD का मतलब एनालिसिस करवा रहे थे तो उसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट में हम पढ़ाए हैं, मतलब बताए हैं कि हाँ ये होता है। उसमें बताए थे कि ये जब ये थी है उसके बाद यहाँ पे लक्ष्य थी ये अंडमान है और फिर ये निकोबार है और यहाँ पे आपका बात ही श्रीलंका है और ये लक्षद्वीप है और यहाँ पे ये मालदीव है। तो मालदीव देखिए क्या होता है कि आपका ये थोड़ा सा और ऊपर होगा, ये 10 डिग्री जो है कभी कभी क्या करता है कि अंडमान निकोबार पूछ लेता है और कभी कभी क्या पूछता है कि लिटिल अंडमान, इसको ये बोला जाता है उत्तरी अंडमान, इसको क्या बोला जाता है उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी अंडमान होता है। और ये क्या है मध्य अंडमान, और इसको बोला जाता है लिटिल अंडमान, और इसको बोला जाता है कार निकोबार, ये जो है कार निकोबार। तो कभी कभी पूछ जाता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के कौन अलग करता है, तो ये 10 डिग्री चैनल, समझे, मतलब इस टाइप से पूछ लेता है। अगला देखिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है और मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल डिग्री अलग करता है। जैसे ये मालदीव है और इसको ये जो 8 डिग्री चैनल है ये इसको अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च जल धारण करने वाली क्षमता के कारण कपास की खेती कौन सी मिट्टी में सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी भी जब थी SSCGD का मतलब करवा रहे थे एनालिसिस तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए थे पूरा, उसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में पूरा जितना मिट्टी है सबके बारे में बताया, क्योंकि काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है काली मिट्टी को। इसमें जल धारण की क्षमता बहुत होता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये लगभग कितना 26% पर, मतलब भारत के 26% पर आधारित है, तो मतलब है ये उत्तर भारत में पाया जाता है। लाल मिट्टी भी बोले थे, ये अम्लीय मिट्टी होता है। लेटेराइट मिट्टी जब अधिक वर्षा और अधिक ताप पड़ता है तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये सब बताए थे सब, मतलब पूरा फुल डिटेल में। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ये आपका काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी। जैसे अगर ये है तो आपका ये एरिया आपका काली मिट्टी का है, और ये एरिया जो आपका यहाँ पे ये है ये आपका अथी होता है मतलब जलोढ़ मिट्टी का, ये आपका जलोढ़ मिट्टी का ये एरिया। उसके बाद ये जो एरिया है आपका यहाँ पे ये जो एरिया है ये लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, और लाल मिट्टी जो है ये वाला एरिया में पाया जाता है लाल मिट्टी। यदि लाल फूल वाले पौधे को सफेद फूल वाले पौधे के बीच संकरण कराने पर गुलाबी फूल वाली संतति उत्पन्न होती है, तो यह आनुवंशिक के किस नियम प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये अपूर्ण प्रभावी पर मतलब उदाहरण अपूर्ण प्रभावी होता है। इस अपूर्ण प्रभावी में प्रभावी एलील जो है अप्रभावी एलील को पूरी तरह से दबा नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप दोनों के मिश्रण से एक नया मध्यवर्ती लक्षण प्रकट हो जाता है। यह मेंडल का प्रभावी नियम का अपवाद है। इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है मतलब स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जालापा में देखा गया।
अपूर्ण प्रभावी के F2 पीढ़ी में जो है फेनोटाइप अनुपात जो है 1:1 होता है, 1:1 होता है। अपूर्ण अपूर्ण प्रभावी में सबसे पहले अथी किस पौधे में की गई थी? तो ये मिराबिलिस जालापा में। पर्यावरण संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ किया गया? तो ये पर्यावरण के लिए स्टॉकहोम में किया गया था, स्टॉकहोम 1972 में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का पहला मतलब वैश्विक प्रयास था। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य UNEP की स्थापना हुई थी। इस सम्मेलन की याद में हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CPU का मुख्य कार्य क्या है? तो CPU का मुख्य कार्य जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि आपका ये जो है आपका मुख्य कार्य से कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले निर्देशों और प्रोसेस करना तथा डेटा को यानी कि निर्देश को प्रोसेस करना और निष्पादन करना डेटा को। जैसे कि ALU होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि गणना और तार्किक का कार्य करना। CU होता है कार्य को नियंत्रण करना। रजिस्टर होता है डेटा को अस्थायी भंडारण करना। जैसे मानव शरीर के पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन निम्नलिखित में से सर्वप्रथम परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन होता है आपका अमीनो एसिड में। अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरुआत करने वाला ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की मात्रा क्या होता है? तो बल की मात्रा जो है न्यूटन होता है और CGS पद्धति में डाइन होता है। CGS पद्धति में क्या होता है? उसका मात्रक डाइन हो जाता है। मार्च 1900 देखिए, फिर करंट अफेयर पूछा है कब का? मार्च 2025 का। उस समय कब का? आगे पहले क्या पूछा था? जुलाई 2025 का। बोला मार्च 2025 में महिला आयोग का 69वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया। कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क USA में किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन का फोकस जो है बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच के 30वीं वर्षगांठ की समीक्षा और मूल्यांकन करना था। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किन 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये आपका किया गया था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। CAA जो 2019 में आया था। भारत में रेल मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये रेल मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कोई भी मंत्री की नियुक्ति जो है कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। भारत का लगभग 3/4 जूट उत्पादन कौन करता है? तो ये वेस्ट बंगाल करता है। कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है। भारत का लगभग 3/4 या उससे अधिक जूट का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। सबसे बड़ा उत्पादक जो है बांग्लादेश का जूट उत्पादक राज्य है, जो भारत के उत्पादन का लगभग 70 से 80% अधिक हिस्सा योगदान रखता है। जूट किस लोकप्रिय है? तो ये सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किए? तो ये रिसड़ा में स्थापित किए। कहाँ? रिसड़ा में। जूट को लोकप्रिय नाम से जाना सुनहरा रेखा जो थी। पहली बार जूट स्थापित 1985 रिसड़ा पश्चिम बंगाल में किया गया था। भारत में अगला क्वेश्चन है कि भारत शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और प्रथम गायन शैली कौन सी मानी जाती है? तो ये ध्रुपद माना जाता है। क्या चीज माना जाता है? ध्रुपद। ध्रुपद उल्लेख नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ध्रुपद शब्द ध्रुप और पद से मिलकर बना है। यह शैली अपनी शुद्धता और गंभीर प्रकृति के लिए जानी जाती है। मध्यकाल में राजा मान सिंह तोमर और तानसेन इसे बहुत ऊंचाइयों तक पर पहुंचाया था। शैली मुख्य रूप से जो है संस्कृति के भजनों और मंत्रों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव को 2025 में आधारित तौर पर कौन लॉन्च किया? देखिए, फिर 2025 का ही क्वेश्चन पूछा।
तो ये क्या था आपका, ये आपका जो है थी मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार चुने जाने अथी मैक फॉल किस देश से गया? तो मैक फॉल अथी जो मैक फॉल जो है ये ब्रिटेन से है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से। प्रथा भारत का सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के तहत कवर की गई आबादी का 2000% 2016 में 22 से बढ़कर 2025 में कितना प्रतिशत हो गया? तो ये 22 से बढ़कर 64.3%। फिर देखिए 2025 का ही करंट अफेयर पूछा है। नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार किया। यह जो कवरेज 2016 में 22% से बढ़कर आपका कितना हो गया? 64%। बस इतना क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और 2025 का करंट अफेयर पढ़ के जाइए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा है सब 2025 का करंट अफेयर पूछा है, 2026 का कोई नहीं पूछा।